हम लोग उत्पादन के नियमों या लॉज ऑफ रिटर्न्स, जिन्हें हम प्रतिफल के नियम भी कहते हैं और एक दूसरे नाम से भी उसको पुकारते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। उत्पादन के नियमों की, या जिसको दूसरे रूप में हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कह रहे हैं, और उसमें हमने देखा है कि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में इंक्रीजिंग रिटर्न्स या बढ़ते हुए प्रतिफल या बढ़ते हुए उत्पादन प्राप्त होते हैं, सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ होता है, और एक सीमा के बाद हमें ह्रासमान प्रतिफल या डिक्रीजिंग रिटर्न्स प्राप्त होते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में हमें वर्धमान प्रतिफल के नियम मिलते हैं और एक सीमा के बाद ह्रासमान प्रतिफल के नियम अंततः प्राप्त होते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रतिफल के नियमों को या किसी भी नियम को, चाहे वर्धमान प्रतिफल को, चाहे समान प्रतिफल को, चाहे ह्रासमान प्रतिफल को, समुत्पाद वक्रों के माध्यम से दिखाइए या समुत्पाद वक्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। समुत्पाद वक्र, जिन्हें हम आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो क्वांट कर्व भी कहते हैं, सममात्रा वक्र, और दोनों को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम उत्पादन के इन तीनों नियमों को, वर्धमान प्रतिफल को, समान प्रतिफल को, स्थिर प्रतिफल को जिसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स को, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स ह्रासमान प्रतिफल को समुत्पाद वक्रों द्वारा दिखाएंगे। समुत्पाद वक्रों के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक ऐसा वक्र होता है जो उत्पादन के दो साधनों के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जो समान उत्पादन प्रदान करते हैं या जिनसे समान उत्पादन की प्राप्ति होती है। और हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे कई अगर उत्पादन समुत्पाद वक्र खींचे जाते हैं तो ऊपर का समुत्पाद वक्र जो है नीचे वाले समुत्पाद वक्र की तुलना में उत्पादन के अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। जब हम समुत्पाद वक्रों से दिखाएंगे तो हम जानते हैं कि हम इसमें उत्पादन के केवल दो ही साधनों को दिखाते हैं, या ये मान के चलते हैं कि उत्पादन में केवल दो ही साधन हैं। तो इस रूप में यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सारे उत्पादन के साधनों को हम दो रूपों में विभाजित कर देते हैं। एक साधन है पूंजी और दूसरा साधन है श्रम। तो इन्हीं दोनों साधनों के रूप में हम उत्पादन के इन प्रतिफल के नियमों को समझाने का प्रयास करेंगे, चित्रित करने का प्रयास करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, या ये हम कह लें कि उत्पादन के प्रतिफल के जो नियम हैं, जिसमें हमने कई रूप देखे थे कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन को बढ़ाया जाए निरंतर, उत्पादन के कुछ साधनों को रख के कुछ साधनों को बढ़ाया जाए, या उत्पादन के एक साधन को रख के अन्य सभी साधनों को परिवर्तित किया जाए। और जब हम ऐसा करते थे तो साधनों के मध्य जो अनुपात था वो बदल जाता था, तो इसीलिए हम कहते थे अनुपात परिवर्तनीय हो गया है। तो इस रूप में हमको दो चीज़ें दिखानी है कि उत्पादन के साधनों के मध्य अनुपात परिवर्तित हो जाए, और इस परिवर्तित होने के कारण उत्पादन में जो प्रभाव पड़े, अगर वो बढ़ता हुआ उत्पादन मिलता है तो हम इसे वर्धमान प्रतिफल कहेंगे, घटता हुआ मिलता है तो हम ह्रासमान प्रतिफल कहेंगे, और अगर स्थिर है, एक जैसा निरंतर उत्पादन बढ़ता है एक जैसे साधनों के बढ़ाने से, समान साधनों के बढ़ाने से, तो हम इसे स्थिर प्रतिफल कहेंगे। तो पहले हम ये देखें कि ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शंस है साधनों का जो मध्य अनुपात है, ये परिवर्तित होता है। तो कहने का मतलब है अगर दो ही साधन हमारे पास हैं, एक श्रम है और एक पूंजी है, तो इसमें से एक साधन को हम स्थिर रखेंगे। पूंजी को मान लीजिए हम स्थिर कर दें, उसकी मात्रा को न परिवर्तित करें और केवल श्रम की मात्रा को परिवर्तित करें, तो स्पष्ट है
कि अगर एक की मात्रा स्थिर रहती है और दूसरे की मात्रा बढ़ाई जाती है तो साधनों के मध्य जो अनुपात है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले आइए हम चित्र में देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा ये पहला वाला चित्र है, नंबर 1 लिखा हुआ है। इसमें हमने एक रेखा खींची हुई है। आप इस पर y अक्ष पर हमने पूंजी कैपिटल को दिखाया है, x अक्ष पर हमने लेबर को दिखाया है। और ऐसी स्थिति में एक हमने सीधी रेखा खींची है KV, ये सरल रेखा है जो आधार के या x अक्ष के समानांतर है। और अगर ये x अक्ष के समानांतर है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर पूंजी की मात्रा जो है वो K है, अर्थात ये घटती बढ़ती नहीं है। पूंजी की मात्रा यहाँ अगर हम ओरिजिन कहें इसको तो O से लेके K तक है। अगर हम इसको शून्य माने तो हम सीधे कह सकते हैं पूंजी की मात्रा K है। और ये उत्पाद प्रत्येक इस वक्र या इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर पूंजी की मात्रा स्थिर है। लेकिन अगर हम इस रेखा पर आगे बढ़ें, जैसे हमने एक बिंदु लिया है A, फिर लिया है B, फिर C, फिर D, फिर E, तो A बिंदु पर हमारे पास श्रम की मात्रा है OL1 और जब B बिंदु पर जाते हैं तो श्रम की मात्रा हो जाती है OL2। तो पूंजी की मात्रा स्थिर है और श्रम की मात्रा पहले की तुलना में बढ़ गई है, तो जाहिर है कि अनुपात अब बदल जाएगा। जैसे अगर आप कहते पूंजी की मात्रा है 10 और श्रम की मात्रा है 5 और पूंजी की मात्रा 10 रही और श्रम की मात्रा बढ़ के हो गई 8, तो ये परिवार जो अनुपात पहले था वो अनुपात अब बदल गया। अगर अगली बार फिर पूंजी की मात्रा 10 रहती है और ये अनुपात बढ़ के हो जाता 12, तो ये अनुपात फिर बदल गया। इसका मतलब है जैसे जैसे हम KV रेखा पर आगे बढ़ेंगे पूंजी और श्रम के मध्य अनुपात परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हो गया कि साधनों के मध्य अनुपात परिवर्तित हो रहा है। और अगर इसी रेखा पर विभिन्न समुत्पाद वक्र गुजरते हों इस रेखा से और हम ये देखें कि उत्पादन में किस तरह का वो परिवर्तन दिखाते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि ये उत्पादन किस तरह से बढ़ रहा है। क्या जब श्रम की मात्रा में जितनी वृद्धि हो रही है पहली बार, उसके कारण जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है, अगली बार वो उत्पादन की वृद्धि पहले से बढ़ जा रही है या घट जा रही है। या इसको दूसरे रूप में हम ये देख लें कि अगर उत्पादन की मात्रा को हमको समान वृद्धि करनी है तो क्या अगली बार श्रम की मात्रा पहले से ज़्यादा लगानी पड़ेगी या पहले से कम लगानी पड़ेगी। तो इस रूप में चित्र पर प्रदर्शित करना इस रूप में आसान है कि हम उत्पादन की मात्राओं को समान बढ़ता हुआ दिखाएं और ये देखने का प्रयास करें कि इनको प्राप्त करने के लिए श्रम की मात्रा पहले से ज़्यादा लगती है या पहले से कम लगती है। अगर पहले से कम लगती है और उत्पादन पहले जितना ही होता है तो इसका मतलब है कि बाद वाले श्रमिक ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि कम श्रमिकों की मात्रा से उतने उत्पादन की प्राप्त हो जाती है। और अगर फिर उतने उत्पादन हमको बढ़ाना हो और श्रमिकों की मात्रा पहले से और कम हो जाए तो इसका मतलब है कि अब बाद वाले श्रमिक पहले वाले श्रमिकों से और ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब उत्पादन जो है वर्धमान गति से बढ़ रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि श्रम की मात्राओं को हम बराबर बढ़ाएं और देखें उत्पादन किस तरह से बढ़ रहा है। पहले जितना बढ़ा था अगली बार उससे कम बढ़ा या उससे ज़्यादा बढ़ा, जिसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। वैसी स्थिति में हमको यहाँ पर जब 10 से हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि पहली बार अगर 10 से बढ़ के 12 हुआ है तो अगली बार, पहले 2 वृद्धि हुई है 10 से 12, तो अगली बार ये वृद्धि 2 से अधिक होनी चाहिए। तो एक मामले में हम उसको 3 करके, 12 से 15 करके, 15 से 20 करके, 20 से 28 करके, मतलब निरंतर जो अगली वृद्धियां हो रही हैं वो पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वैसी स्थिति में हमको थोड़ा सा अंकों को जोड़ने घटाने में असुविधा होती है। और अगर और शुद्धतम गणितीय दृष्टि से देखेंगे कि 10 पर कितने प्रतिशत बढ़ा था तो 15 पर कितने प्रतिशत बढ़ा, तो वहाँ अनुगणन करने में और थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए ज़्यादा आसान या सुविधाजनक ये है कि उत्पादन की मात्राओं को समान बढ़ता हुआ दिखाया जाए
और श्रम की मात्राओं को हम ये दिखाने का प्रयास करें कि वो पहले से कम हो गई हैं या पहले से ज़्यादा हो गई हैं या पहले के बराबर हैं। और क्योंकि हमको दिखाना है कि वर्धमान प्रतिफल दिखाना है तो कैसे दिखाना है, ह्रासमान प्रतिफल दिखाना है तो कैसे दिखाना है। अगर वर्धमान प्रतिफल दिखाना है इसका मतलब है कि बाद वाले श्रमिक पहले से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाद में जो श्रमिक लगेंगे उनकी मात्रा को हम निरंतर एक समुत्पाद वक्र से जब दूसरे समुत्पाद वक्र पर जाएं तो श्रमिकों की मात्रा को क्रमशः घटता हुआ दिखाएं अगर, तो ये वर्धमान प्रतिफल को प्रदर्शित कर देगा। तो यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था कि इस हमारे चित्र में हम अगर ए से बी पर जाते हैं, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर, तो क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस हैं समुत्पाद ये इस पर रेखा पर, इसको हम कहते हैं के बी को कह सकते हैं परिवर्तनशील अनुपातों की रेखा या अनुपातों की रेखा। तो ये इस पर श्रम और पूंजी के अनुपात प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये वेरिएबल हैं इस नाते हम कह सकते हैं ये परिवर्तनीय अनुपातों को प्रदर्शित करती है। ये परिवर्तनीय अनुपातन की रेखा है जिस पर श्रम और पूंजी के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। और इस पे देखिए पूंजी की मात्रा को सदैव ओके 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 ये दिखाया गया स्थिर है और श्रम की मात्राएं निरंतर बढ़ रही हैं। L1 फिर अगली बार L2 बढ़ गई, फिर L3 बढ़ गई, L4 हो गई, ये हो गई, तो ये बढ़ती जाएगी। इस नाते ये अनुपात रेशियो आज वेरिएबल्स वेरिएबल इसका मतलब है कि ये जो उत्पादन के दोनों साधनों के मध्य अनुपात हैं ये बदल रहे हैं। और जब ये बदल रहे हैं तो उत्पादन के नियम या प्रतिफल के नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लागू हो जाएगा। और वैसी स्थिति में प्रारंभिक स्थिति में अगर हम ये दिखाएं वर्धमान प्रतिफल, तो हमारे इस चित्र में पहले वाले चित्र में हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स को दिखाया है, जिसमें हम ये करेंगे, देखिए पहले एक रेखा सीधी खींच लेंगे, इस रेखा पर एक बिंदु कोई ए ले लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि जब ए से आगे के बिंदु और लेंगे तो ए के बाद जो बी बिंदु लेंगे उसकी जितनी दूरी हो अगली बार सी बिंदु को दूरी उससे कम कर दें, डी की और कम कर दें, ई की और कम कर दें। तो ये दूरियां आपको बनानी और अब आसानी से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख करके ये बिंदु पहले लगा लीजिए। जैसे आपने ऐसे एक लाइन खींची और यहाँ पर एक बिंदु लिया, पहली दूरी आपने इतनी बड़ी ली तो अगली दूरी थोड़ी और कम कर दीजिए, अगली दूरी थोड़ी और कर दीजिए, अगली और कर दीजिए। ऐसे करके बिंदु ये जब लगा दें तो इन्हीं बिंदुओं से ऐसे ऐसे वक्र खींच दें, तो इस तरह से ये बिल्कुल सही बन जाएगा आपका। तो पहले हम इन बिंदु का निर्धारण कर लेते हैं और ये बिंदु क्रमशः ये दूरियां क्रमशः घटती हुई दिखाएंगे अगर वर्धमान प्रतिफल दिखाना है। अगर ह्रासमान प्रतिफल दिखाना है तो ये दूरियां पहले छोटी बाद में बड़ी, और अगर समान प्रतिफल दूरियां दिखाना है तो सारी दूरियां बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर इसके लीजिएगा। 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 इंच, जो भी जैसा भी करना हो, 1.5 इंच, 1.5 सेंटीमीटर बिंदु लगा लीजिए, उन्हीं बिंदुओं से तमाम समुत्पाद वक्र खींच दीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बी बी सी सी डी ई है। हमने तो यहाँ इनको ये लाइन खींच के यहाँ L1 L2 L3 L4 L5 भी लिख दिया है। आप अगर इसको न लिखना चाहें तो आपका इतने से ही काम बन जाएगा। इस रेखा पर ही ये श्रम की मात्रा प्रदर्शित होगी, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समानांतर है। तो चाहे हम यहाँ कहें कि पूंजी की मात्रा K है और श्रम की मात्रा KA है, श्रम की मात्रा KB है, श्रम की मात्रा KC है, श्रम की मात्रा KD है, जिसको हम कहते हैं श्रम की मात्रा L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। तो इतना बनाने से आप बच सकते हैं, और बनाते हैं तो उतना समय लगेगा और कोई बात नहीं है। एक चित्र में चाहे तो बना दीजिए, और चित्रों में जैसे यहाँ हमने छोड़ दिया है यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप। यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा, व्याख्या यहीं से करके हम दिखा देंगे आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि ये श्रम की मात्राएं A से B हैं, B से C हैं, C से D हैं, D से E बढ़ाई जा रही हैं। और ये ऊपर लिख दिया मैंने, AB बड़ा है, BC उससे छोटा है, CD उससे भी छोटा है, DE जो है और छोटा है। तो ये दूरियां हो गई। इसका मतलब है कि श्रम की मात्राओं को हम निरंतर कम करते जा रहे हैं, लेकिन उत्पादन में वृद्धि देखिए यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हर बार 10 वृद्धि हो रही है। जब हम AB साधन बढ़ाते हैं तब भी 10 वृद्धि होती है,
और जब हम BC बढ़ाते हैं तब भी 10 वृद्धि होती है, और जब BC बढ़ाएं BC कम है तो इसका मतलब है कि BC वाला जो श्रमिक हैं उन्होंने ज़्यादा उत्पादन किया, तभी तो कम श्रमिकों से ज़्यादा उत्पादन हुआ। इसका मतलब है ये वर्धमान प्रतिफल हुआ। तो इसी तरह से ये मात्राएं निरंतर श्रम की घटेंगी और हम कहेंगे श्रम की निरंतर घटती मात्राओं से बराबर उत्पादन की प्राप्ति होती है। इसलिए स्पष्ट है कि बाद वाले श्रमिक पहले वाले श्रमिकों से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ उत्पादन का वर्धमान प्रतिफल लागू है। अब अगर आपको समान प्रतिफल दिखाना है तो बिल्कुल वही चित्र है, वैसे ही इस पर पूंजी है, इस पर श्रम है, और ऐसे ही ये परिवर्तनीय अनुपातों की रेखा है KB, और इस पर जो बिंदु हमने A, B, C, D, E लगाए हैं सब बराबर दूरी पर हैं, और सब बराबर दूरी पर हैं। और यहाँ जो समुत्पाद वक्र बने हैं, ये देखिए 5 समुत्पाद वक्र हैं जिनको हमने, क्योंकि समुत्पाद वक्रों पर उत्पादन को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो हमने बताया कि पहले वाले 10 इकाई का उत्पादन होता है, दूसरे पर 20, तीसरे पर 30, 40, 50, ऐसे यहाँ भी है। और यहाँ देखने का ये है कि हर उत्पादन वक्र पर जब एक से दूसरे पर जाते हैं तो उत्पादन में वृद्धि 10 ही होती है, बराबर वृद्धि होती है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो श्रम की मात्रा जब A से B बढ़ती है तो उत्पादन में 10 से 10 वृद्धि होती है। फिर जब B से C बढ़ती है तो जितना A से B है उतना ही B से C है, और उत्पादन में भी 10 ही वृद्धि होगी। अर्थात उत्पादन श्रमिकों की मात्रा में समान वृद्धि कर रहे हैं और उत्पादन में भी पहले जैसी ही वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि जो जितना उत्पादन पहले वाला श्रमिक करता था उतने उत्पादन बाद वाले श्रमिक भी करते हैं। इसका मतलब है कि सीमांत जो उत्पादन है वो लगभग स्थिर है, और इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। ये समान प्रतिफल का नियम है, जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ता है, और इस नाते इस वक्र को हम कह सकते हैं ये समान प्रतिफल के नियम को प्रदर्शित करता है। इस तीसरे चित्र में हम ह्रासमान प्रतिफल को प्रदर्शित करेंगे, जिसका मतलब है कि अगला श्रमिक पिछले श्रमिकों से कम उत्पादन करता है। और इस चित्र में अब तक तो आप बिल्कुल अच्छी तरह जान चुके हैं, वर्धमान प्रतिफल दिखाना है तो ये दूरियां घटती जाएंगी, समान प्रतिफल दूरी दिखाना है ये दूरियां बराबर होंगी, और अगर ह्रासमान प्रतिफल दिखाना है तो इसका मतलब है कि समान उत्पादन करने के लिए श्रमिकों की मात्रा पहले से ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ज़्यादा लगाने का मतलब कि बाद उतने उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक श्रमिक लगाए जाते हैं। इसका मतलब है बाद वाले श्रमिकों की उत्पादकता या सीमांत उत्पादकता पहले वाले श्रमिकों की तुलना में कम है। तो जब ह्रासमान प्रतिफल होता है तब परिवर्तनीय साधन की जो उत्पादकता है वो निरंतर घटती जाती है, सीमांत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन के बढ़ने की दर घटती हुई होती है। इसलिए इस चित्र को इसको जब हम समुत्पाद वक्रों से दिखाएंगे तो हम इस परिवर्तनशील अनुपातों की जो रेखा है KB, उस पर ये दूरियां A से B तक पहले जितनी है अगली बार उससे बड़ी होगी, अगली बार उससे भी बड़ी होगी, उससे बार अगली भी बड़ी होगी। ध्यान रखें, हम नियम को चित्रों से दिखा रहे हैं और इसलिए नियम को जैसे चित्र जिस तरह से दिखाया जा सकता है उसी तरह से हम चित्र बनाएंगे। तो हम समुत्पाद वक्रों से प्रतिफल के नियमों को प्रदर्शित कर रहे हैं, और प्रदर्शित करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से हम चित्र बनाते हैं। तो ह्रासमान प्रतिफल दिखाने के लिए हमको बढ़ते हुए श्रमिकों की मात्रा दिखानी पड़ेगी समान उत्पादन प्राप्ति के लिए। इसलिए हम स्थिर पूंजी के साथ श्रमिकों की ये जो मात्रा बढ़ाए रहे, A से B, B से C, C से D, D से E, ये उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्राएं हैं। लेकिन उत्पादन एक गति से बढ़ता, समान गति से बढ़ता है। पहले भी 10 से 20 10 बढ़ा था, फिर 20 से 30 फिर 10 बढ़ा था, 30 से 40 फिर 10 बढ़ा है, और 40 से 50 फिर 10 बढ़ा है। तो उत्पादन तो 10 ही बढ़ रहा है, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की मात्रा को निरंतर बढ़ाना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमको जो बाद वाले श्रमिक हैं वो कम उत्पादन कर रहे हैं, इसी नाते श्रमिकों की मात्रा ज़्यादा लगानी पड़ रही है। इसका मतलब है कि
कि परिवर्तनीय जो अनुपात श्रम है, परिवर्तनीय साधन जो श्रम है, जो एक स्थिर पूंजी के साथ जिसे बढ़ाया जा रहा है, उसकी उत्तरोत्तर इकाइयाँ जो है पिछली इकाइयों की तुलना में कम उत्पादन करती हैं, अर्थात ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। तो ह्रासमान प्रतिफल को इस चित्र द्वारा, समान प्रतिफल को इस चित्र द्वारा और वर्धमान प्रतिफल को इस पहले चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे एक बात और हम आपको बता दें, ये आपके हाथ में है, जो पूछा जाए वो आप बता सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ हमने तीनों नियमों को अलग अलग बनाया, इसलिए भी बनाया कि कई बार आपसे इस रूप में पूछा जाता है, कभी टिप्पणी के रूप में, कभी छोटे क्वेश्चन के रूप में, कि उत्पादन के ह्रासमान प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, या उत्पादन के या प्रतिफल के ह्रासमान प्रतिफल के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। और कहीं उसी में कभी कभी पूछ देता है कि इसे समुत्पाद वक्रों द्वारा दिखाइए। जब तक न पूछा जाए तब तक समुत्पाद वक्रों से दिखाने की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी पूछ दिया गया और अगर आपको समुत्पाद वक्रों से दिखाने नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर आप सवाल को या तो कर नहीं पाएंगे या तो आपके अंक घट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि आपको ये बता दें, कई बार सवाल पूछे जाते हैं इस तरह से कि समुत्पाद वक्रों से आप इस नियम को कैसे दिखाएंगे। तो मैंने अलग अलग तीनों नियमों को दिखा दिया। एक साथ दिखाने के लिए ज़रूरत सामान्यतः नहीं पड़ती, और लेकिन अगर आप दिखाएं हम तो बता सकते हैं। प्रतिफल केवल आपको हम इशारा कर दें कैसे बन सकता है, तो ये सब हमारे और आपके ही हाथ में है कि हम इनको बना सकते हैं। जैसे ये हुआ, ये मान लीजिए ये चित्र हुआ ऐसे। अब इसके लिए थोड़ा बड़ा चित्र बनाना पड़ता है, तब जाके सही बन पाता है, क्योंकि तीनों नियमों को एक ही जगह आपको बनाना पड़ेगा। या कम से कम अगर हम स्थिर प्रतिफल को थोड़ी देर के लिए मान लें कि नहीं भी है, तो स्थिर प्रतिफल जो है वो क्षणिक तौर पर आया तो भी, तो हम थोड़ा सा उसमें दिखा सकते हैं। तो ऐसे जैसे ये लाइन हमने खींची है, ये इसमें जो है वर्धमान पद, जैसे यहाँ शुरू करें, वर्धमान प्रतिफल दिखाना है तो साधनों की मात्रा घटता चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इतना बड़ा ले लिया, अगली बार थोड़ा इससे छोटा कर दिया, और अगली बार दो बराबर कर दीजिए ऐसे, और अगली बार थोड़ा और बढ़ा दीजिए ऐसे। देखिए मेरे कहने का मतलब, जब ये घटेगा तो यहाँ तक ह्रासमान प्रतिफल है, जब ये स्थिर रहेगा तो समान प्रतिफल है, और जब ये बढ़ता जाएगा तो ह्रासमान प्रतिफल हो जाएगा। इन्हीं बिंदुओं से ये ऐसे ऐसे वक्र खींच देंगे। तो ये मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी की तुलना में ये दूरी कम है, ये दूरी और कम है। इसका मतलब अगर ये 10 है और ये 20 है और ये 30 है और 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, तो कम से कम यहाँ से A से B, B से C, और क्योंकि अगली बार और छोटा हो जा रहा है तो C से D, यहाँ तक जो है ये जैसे A है, B है, C है, D है, तो यहाँ तक जो है वो ह्रासमान, ये वर्धमान प्रतिफल है। और इसके बाद ये दो दूरियां बराबर हैं, इसको हम कहते हैं कि यहाँ से C से लेके E तक समान प्रतिफल है। और इसके बाद क्योंकि ये दूरियां बढ़ रही हैं जैसे इसमें बढ़ी थी, तो आगे ह्रासमान प्रतिफल हो जाएगा। चित्र बड़ा होगा तो ये संख्या थोड़ी वक्रों की हम और कम बेसी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तीनों नियमों को एक साथ भी दिखा सकते हैं, जैसा कि हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में देखते हैं। जब आपको ये ध्यान होगा, वहाँ जब ये चित्र बना रहे थे इस तरह से, ये टीपी कर्व वाला, और इस तरह से बना रहे थे कि ये सीमांत उत्पादन का वक्र होगा, और इस तरह से बता रहे थे ये एपी होगा। तो ऐसी स्थिति में इस स्थिर साधन के साथ जब हम श्रम की मात्रा बढ़ा रहे थे तो हमने देखा था कि इस बिंदु तक तो जो है वो एक तरह से हमारा वर्धमान प्रतिफल लागू हुआ था, और उसके बाद जो है ये ह्रासमान प्रतिफल है। तो इसी चित्र को जब हम समुत्पाद वक्रों से दिखाएंगे तो इस तरह की स्थिति दिखा सकते हैं जिसमें ये तीनों नियम एक साथ बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तभी जब हमसे कहा जाए कि इस नियम को आप
आइसोक्वांट कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व या समोत्पाद वक्रों के माध्यम से दिखाई है। तो हमने इस प्रतिफल के नियम को समोत्पाद वक्रों से दिखाने का प्रयास किया है। तो ये आपको समझ में भी आ गया, और जहाँ कहीं आपको ज़रूरत होगी आप इसे चित्रित कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं और समझा सकते हैं। जैसा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसा आप इसे कर सकते हैं। और अगले चरण में हम रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे, और रिटर्न्स टू स्केल को तो समुत्पाद वक्रों से ही दिखाते हैं, वहाँ उनके उस नियमों की हम व्याख्या करेंगे और समुत्पाद वक्रों का सहारा लेके हम उनको फिर चित्रित करेंगे। मेरे कहने का मतलब था कि समुत्पाद वक्रों को मुख्यतः हम रिटर्न्स टू स्केल में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम समुत्पाद वक्रों के माध्यम से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या उत्पादन के तीनों अलग अलग नियमों को, वर्धमान प्रतिफल को, ह्रासमान प्रतिफल को और समान प्रतिफल को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले दिन आपको फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आते हैं तो अपने और मित्रों को बताइए, सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो मेरे इस छोटे से प्रयास से अधिक लोगों को फ़ायदा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ये काम या ये सहयोग आप ही कर सकते हैं। तो आप इसमें अपने मित्रों की मदद करिए ताकि उन तक ये पहुंच जाए, और हमें भी अच्छा लगेगा कि थोड़ा हम जो प्रयास कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, और अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू।